हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का बचा है दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको करते हैं और प्लस इसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड पावर एंड एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये सारे देखेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे एवरीडे लाइफ से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। तो चलो देखते हैं इनको। देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। देखो, करंट जब भी फ्लो होती है तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं कंडक्टर में। आपको पता है कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही हैं, साथ में उसके अंदर कुछ एटम्स भी होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टकराते हैं। और टकराते हैं तो क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस वहाँ पर क्रिएट होता है। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो हिट करेंगे इन एटम्स को, उतना ज़्यादा ही रेजिस्टेंस होगा। और उसी रेजिस्टेंस की वजह से ही क्या होता है, हीट डेवलप हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो जब भी कोई भी, सपोज यहाँ पर ये एटम्स भी है, बहुत सारे एटम्स हैं अंदर, तो इन एटम्स से ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो टकराते हैं, ठीक। और उसकी वजह से रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस की वजह से हीट हो जाती है। तो जब भी हम किसी भी गैजेट को, किसी भी अप्लायंस को जब इलेक्ट्रिक करंट हम सप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि कुछ पार्ट तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ हो जाता है आपका वर्क करने में। जैसे सपोज ये मैंने एग्जांपल दे रखा है आपको, ये फ़ैन है, ये फ़ैन रोटेट कर रहा है तो कुछ पार्ट तो इसका इस रोटेशन में एनर्जी का लगेगा, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है तो कुछ पार्ट जो है वो वेस्ट हो रहा है। लेकिन हमें पता है कि जो एनर्जी है वो कभी भी वेस्ट नहीं होती है, वो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है वो क्या है, हीट एनर्जी है, ठीक है। तो सपोज़ जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर है, जो हमने सप्लाई की है गैजेट्स को, जितने भी हमारे घर में गैजेट्स होते हैं, तुमने देखा होगा कि तुमने मोबाइल चार्जिंग में लगाया तो यदि वो लंबे समय तक लगा रह गया तो वो हीटअप कर जाता है। इसी तरह फ़ैन भी यदि लंबे समय तक चलता रहेगा तो वो हीटअप कर जाएगा, ठीक है। कोई भी अप्लायंस जो है यदि लंबे समय तक आप उसको लगा रहने देंगे, इवन लैपटॉप आपका लगा रह जाता है, टीवी भी यदि आप छू के देखोगे टीवी की बॉडी गर्म होगी, फ्रिज को देखोगे छू करके तो फ्रिज भी गर्म लगेगा। तो क्यों होता है ये सब, क्योंकि कुछ एनर्जी तो हमारे यूज़ हो रही है लेकिन कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जा रही है। अब ये हीट जो है हर समय तो हमें काम आती नहीं। हीट क्या है, यहाँ पर वेस्टेज है, ठीक है। यदि मोबाइल हीटअप हो रहा है तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम टाइमली उसको चार्जर से अनप्लग कर दें जिससे कि मोबाइल गर्म ना हो, क्योंकि गर्म होगा तो कुछ ना कुछ ख़राब करेगा। उसी तरह कोई भी डिवाइस जो है वो अननेसेसरीली हीटअप होगी तो वो कहीं ना कहीं हमारी डिवाइस पे इफ़ेक्ट डालेगा, ख़राब करेगा, ठीक। लेकिन यही हीटिंग जो इफ़ेक्ट है करंट का, वो कहीं कहीं पर यूटिलाइज भी होता है। हमारे बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम देख सकते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट को। लाइक हमारा बल्ब्स होते हैं, आपके माइक्रोवेव्स होते हैं, आयरन होती है, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, और गीज़र होता है, हीटर होता है। बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जिसमें इस हीटिंग इफ़ेक्ट को यूटिलाइज़ किया गया है। तो देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है कि यदि यहाँ पर सपोज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, ठीक है, ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी आई, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, इसका जो सप्लाई सोर्स है वो क्या है, सेल है या बैटरी है। और ये सेल या बैटरी क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रख रहा है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट हो पा रहा है रेगुलर। क्योंकि यदि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये करंट जब इसमें जा रही है तो इसका कुछ पार्ट तो जो है यूटिलाइज हो जाता है, सम पार्ट यूटिलाइज इन डूइंग वर्क, लेकिन कुछ पार्ट जो है इसका वो वेस्ट हो जाता है एंड सम पार्ट चेंजेस इनटू हीट एनर्जी, ठीक है ना। लिख सकते हैं इसको सम पार्ट। तो करंट जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, कुछ पार्ट तो उसका यूटिलाइज हो रहा है, कुछ पार्ट जो है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जा रही है, ठीक। तो देखो ये लिखा भी है यहाँ पर, आप इसको पढ़ सकते हो। टू मेंटेन दिस करंट सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। यहाँ पर तो केमिकल एनर्जी लगातार ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहा है जो आपका ये सोर्स है,
ठीक है। और पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन यूजफुल वर्क, कुछ पार्ट एनर्जी का यूजफुल वर्क करने में यूज हो जा रहा है, और रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, कुछ पार्ट जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है डिवाइस का, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमें देखने को मिलता है कि कुछ चीज़ों में इसको यूटिलाइज किया गया है, इसको यूज़ किया गया है। तो अब हीट का फॉर्मूला देखते हैं कि किस तरह से इसका डेरिवेशन है। अब सपोज ये कंडक्टर है, ठीक है ना, और इस कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट आई फ्लो हो रही है, राइट। और इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, आर है। आर क्या है इसका, दैट इज इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। आई क्या है इसकी, करंट जो फ्लो हो रही है, राइट। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका, दैट इज सपोज वी, हमें पता है वी होता है। अब सपोज टी टाइम के लिए कोई चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, चार्ज क्यू फ्लोज थ्रू दिस कंडक्टर, ठीक है ना, फ्लोज अक्रॉस दिस फॉर टाइम टी, ठीक है। यानी कि क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है फॉर टाइम टी। तो ये समझ में आ गया। अब हमने पढ़ा है कि वर्क डन जो होता है मूविंग चार्ज क्यू, वो क्या होता है, वी होता है, यही हमने पढ़ा था ना। सपोज पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वी क्या होता है, वो होता है वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू, ठीक है। तो इससे हमारा क्या आ जाता है, आपका वर्क डन आ जाता है। यानी कि हम यदि देखें वर्क डन क्या हो गया आपका, बराबर हो गया वी क्यू के। और ये एनर्जी जो सप्लाई की गई है वो टाइम टी के लिए की गई है, जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो टाइम टी में फ्लो हो रहा है। तो यानी कि जो आपका सोर्स है वो कितने एनर्जी सप्लाई कर रहा है इन टाइम टी में, उसको हम लिख सकते हैं पावर, ठीक है। और पावर हमें पता है क्या होता है आपका, W अपॉन टी, यानी रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है आपका, पावर होता है। अब यदि मैं यहाँ पर W की जगह पर W की वैल्यू ये रख लूँ VQ, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा P इज इक्वल टू VQ। हमने क्या रखा है यहाँ पर, W इज इक्वल टू VQ है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर रख दिया अपॉन T, ठीक है। एंड वी नो, हमें क्या पता है, दैट I इज इक्वल टू क्या होता है आपका, I इज इक्वल टू होता है Q/T, ये हमने पढ़ा है फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो यदि हम देखें तो हमारा जो P की वैल्यू है ये क्या आ जाती है आपकी, P इज इक्वल टू V रहेगा यहाँ पर, और Q अपॉन T क्या हो जाएगा आपका I, ठीक है। तो हमारा क्या फॉर्मूला जाता है, P इज इक्वल टू VI। ये तो आपकी आ गई एक इक्वेशन, ठीक है। अब हमने सपोज जो एनर्जी सप्लाई की है किसी भी सोर्स के द्वारा, जो सर्किट में सपोज ये सोर्स है और ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है, हमने देखा ये टाइम टी के लिए एनर्जी सप्लाई हो रहा है, यानी कि जो आपका चार्ज फ्लो हो रहा है टाइम टी के लिए हो रहा है यहाँ पर। तो क्या होगा कि जो एनर्जी एक्सपेंडेड होगी यहाँ पर, जो एनर्जी डिसिपिटेट होगी हीट के रूप में, और यदि हमने करंट को यहाँ पर स्टेडी रखा तो क्या होगा, हीट जो प्रोड्यूस हुई यहाँ पर, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी आपकी, दैट विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगी हीट प्रोड्यूस, आप कह सकते हो पावर इनटू टाइम। यही होता है हमारा फार्मूला। भाई वर्क डन तो ही हुआ एक तरह से, एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी क्या है, एक तरह से वर्क डन उसी से तो हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, H इज इक्वल टू P इंटू टी। तो P की वैल्यू हमने रख दी VI एंड T। वी नो दैट P इज इक्वल टू V इंटू I। तो ये क्या आ गया आपका VI/T। समझ में आ गया होगा। इसको बहुत ध्यान से देख लो। देखो यहाँ पर क्या है, हमने कंडक्टर लिया है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, पोटेंशियल डिफरेंस जो सप्लाई हो रहा है दैट इज़ V, और करंट जो फ्लो हो रही है वो I है। Q चार्ज फ्लो कर रहा है फॉर टाइम T, ठीक है। तो हमें पता है कि जो वर्क डन हुआ टाइम T में वो किसके बराबर हुआ। हमें वर्क डन का फार्मूला कहाँ देखा हमने, पोटेंशियल डिफरेंस में, क्योंकि V इज इक्वल टू आपका W अपॉन Q होता है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V मल्टीप्लाई बाई Q, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमें पता है रेट ऑफ वर्क डन जो होता है वो क्या होता है आपका, P इज इक्वल टू W
अपॉन टी। डब्ल्यू की वैल्यू हमारी ये आ गई है वी अपॉन क्यू, सॉरी वी क्यू। हमने यहाँ पर डब्ल्यू की जगह पर वी क्यू रख लिया, अपॉन ये आपका टी आ गया। पर हमें पता है क्यू अपॉन टी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू करेंट। तो आई इज इक्वल टू होता है आपका क्यू अपॉन टी, पता है हमें। हमने इसकी जगह पर जो आपका क्यू अपॉन टी है उसकी जगह पर आई रख दिया, हमारी फॉर्मूला आ गया पी इज इक्वल टू वी आई। ये सारे आपको फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इनको देख लेना है। अब जो हीट प्रोड्यूस्ड हुई टाइम टी में वो किसके बराबर हो गई कि पी इंटू टी। भाई जितनी एनर्जी है पावर दी गई टाइम टी में वो हमारी हीट प्रोड्यूस्ड हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया वी आई, पी क्या आपका मल्टीप्लाई करेगा वी आई से इंटू टी। ये हमारा एक फार्मूला आ गया दैट इज एच इज इक्वल टू वी आई टी। अब यदि हम इसमें अब यहाँ पर यदि हम ओम्स लॉ को अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू, हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, v की वैल्यू रख दी आई आर, ठीक है, ये हमने v की वैल्यू रखी और ये आई टी है, ये यहाँ पर i इंटू टी। तो h इज इक्वल टू क्या बन जाता है आपका i मल्टीप्लाई आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, यही आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है आपका, देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या हुआ आपका, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर 1 स्क्वायर ऑफ करंट, नंबर 2 इट्स रेजिस्टेंस, नंबर 3 टाइम। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि कैसे रेजिस्टेंस से हीट प्रोड्यूस हो सकती है। हमें पता है कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट होगी। भाई रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है। तो जब वो रोकेगा तो यानी कि ज़्यादा एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी उस समय। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट होगी। फार्मूला क्या है आपका, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H is directly proportional to R also, H is directly proportional to T। यानी जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा उतनी ही ज़्यादा हीट होगी, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी भी कंडक्टर का उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जितनी देर के लिए करंट को फ्लो होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। यही आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको एक फार्मूला जो कि आपका हो गया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फार्मूला है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको ध्यान रखना है। तो कितने फार्मूले आपने देख लिए यहाँ पर। यदि हम इसको देखें, आपने एक देखा P इज इक्वल टू वी आई, देन आपने देखा H इज इक्वल टू वी आई टी, एंड देन नेक्स्ट आपने देखा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके एप्लीकेशंस। तो क्या क्या एप्लीकेशंस हैं आपकी हीटिंग इफ़ेक्ट के। देखो ये हमारा हीटर है जो कि हम यूज़ करते हैं विंटर्स में। ठीक है ना, ये देख रहे हो ना, इसके अंदर कॉइल्स होते हैं, और कॉइल हमेशा याद रखो, ये जो कॉइल होते हैं इनके अंदर, इसके अंदर भी दिख रहा है आपको, इसके अंदर भी दिख रहा है, ये कॉइल हमेशा होंगे आपके एलॉय के। ठीक है ना, एलॉय के क्यों होते हैं जनरली, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, देन दैट ऑफ द मेटल, तो इसलिए ये एलॉय के बनते हैं। और ये कॉइल किस तरह से होते हैं, कॉइल जनरली इस तरह से होते हैं। ठीक है, आपने यदि देखा होगा किसी भी डिवाइस में तो कभी भी सीधा सीधा तार नहीं होता है। ठीक है, तार कैसे होंगे आपके, इस तरह से करके होंगे ये कॉइल में। ठीक है, तो ये इस तरह से होने का क्या रीज़न है, क्योंकि पता है तुम्हें कि जो आर होता है, रेजिस्टेंस होता है। भाई रेजिस्टेंस देखो, इसको इस तरह से समझ सकते हो कि सपोज मैं कहूँ कि हीट किसके प्रोपोर्शनल है, आपने पढ़ा हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब हमें इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ाना है, इनके रेजिस्टेंस हाई रखने हैं। तो उसके लिए क्या होता है, हमें पता है रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, आर इज इक्वल टू क्या होता है आपका रो एल अपॉन ए। तो हमने ये रो क्या है, रो इज़ द रेजिस्टिविटी। हमने ऐसा मेटल ले लिया, ऐसा मटेरियल लिया जिसकी रेजिस्टिविटी हाई है। ठीक है, तो हमने ऐसा मटेरियल लेंगे इन हीटिंग डिवाइस के लिए। किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, मटेरियल शुड बी यूज्ड
फॉर हीटिंग डिवाइसेस। ठीक है, किस तरह का मटेरियल होगा देखते हैं। क्योंकि हमें पता है R इज प्रोपोर्शनल टू रो एंड L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो R क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका रो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L, बट इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, तो हमें ऐसा लेना है जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो, जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, क्योंकि हमें हीटिंग इफेक्ट बढ़ाना है यहाँ पर। लेंथ ज़्यादा हो, अब लेंथ ज़्यादा कैसे होगी, हम सीधा सीधा तार तो ले नहीं पाएंगे, तो उसके लिए हमने क्या बताया आपको कि इस तरह से ये कॉइल फॉर्म में आपका वायर होता है। ठीक है, देखा होंगे तुमने, जैसे ये जो इसका देखते हो ना, इसके अंदर ये इसके अंदर तार ऐसे ही लिपटा हुआ होता है, सिंपल स्ट्रेट वायर नहीं होता है। कभी देखना ध्यान से इसको, वायर को कॉइल पे जो होता है कॉइल फॉर्म में होता है। ठीक है, और एरिया कम हो, यानी कि वायर कैसा चाहिए हमको, थिन वायर। तो मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर हीटिंग डिवाइस हैज़ मोर रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, शुड बी थिन एंड शुड हैव मोर लेंथ, मोर रेजिस्टिविटी, मोर लेंथ एंड थिकनेस की यदि बात करेंगे तो थिन। तो इस तरह का हमें वायर की ज़रूरत होगी। तो ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारी हीटिंग डिवाइसेस किस फिनोमेना प्रिंसिपल पे काम करती है, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है यहाँ पर, और तभी उसकी हीट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं बल्ब। ठीक है, ये जो है आपका ये इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, और ये जो बल्ब होता है आपका, इसमें जो आपका ये फिलामेंट होता है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है इसका फिलामेंट। तो ये फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है ना, ये किस चीज़ का होता है आपका, टंगस्टन मटेरियल का होता है। ये फिलामेंट आपका ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक, और टंगस्टन एलॉय नहीं है। अभी हमने पीछे देखा था कि जो कॉइल्स होते हैं वो जनरली एलॉय के बने होते हैं, बट ये बल्ब का जो फिलामेंट है ये स्पेसिफिकली मेटल का होता है, जो कि टंगस्टन है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है। और ये चूँकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका 3380 डिग्री सेल्सियस, कुछ जगहों पर आपको 3400 डिग्री सेल्सियस भी लिखा मिलेगा। तो आपकी बुक में 3380 है, इसलिए मैंने इसी को बोला है। ठीक है, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये कितना भी हीट अप हो ये ब्रेक नहीं होता है, टूटता नहीं है। और हीट के बाद में क्या होता है, ये एमिट करता है लाइट को, लाइट इससे प्रोड्यूस होती है। तो इससे लाइट भी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये आपके कमरे में लाइट करता है, रोशनी करता है। और एक और चीज़ है, ये जो वायर है, ये देख रहे हो कि ये थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है अगेन। ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें लेंथ ज़्यादा चाहिए, और ये थिन वायर भी होता है, तो उससे इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एक और चीज़ जो बहुत क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि विच गैस इज़ फिल्ड इन दिस बल्ब। ये आजकल वाले बल्ब नहीं है, एलईडी जो आते हैं, ये अभी भी आते हैं इस तरह के बल्ब, लेकिन लोग घरों में एलईडी यूज़ कर रहे हैं। यदि आप इस बल्ब को देखोगे तो क्या होता है कि ये कभी जब फ्यूज़ होता है तो इसका ये वायर टूट जाता है, बट जनरली काफ़ी लंबा चलते हैं ये। तो उसके पीछे कारण क्या है, इस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, ये मेल्टिंग पॉइंट है इसका। दूसरी चीज़, इसके अंदर या तो नाइट्रोजन या आर्गन गैस होती है। ठीक है ना, ये आर्गन गैस जो होती है उसकी वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है और ये ब्रेक नहीं होता है। नहीं तो क्या होगा, ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, जहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है आपका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसको यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, जैसे करते हैं ना कि कोई भी नेगेटिव चीज़ें हो तो उसको आप कहीं पॉजिटिव में यूज़ कर लो। तो यहाँ पर जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको बहुत सारे जो हमारे अप्लाइंसेस हैं उसमें यूटिलाइज कर लिएगा, वो हमारे काम आते हैं। एक और जो कॉमन चीज़ है जो कि आपका जिसमें ये हीटिंग इफेक्ट यूज़ होता है, वो क्या है, फ्यूज़। फ्यूज़ आपको पता है कि आपके जितने भी गैजेट्स होते हैं उनमें फ्यूज़ ऑटोमेटिकली अरेंज होता है, पहले से ही उसमें अटैच्ड होता है फ्यूज़। और फ्यूज़ हमेशा सीरीज़ में होता है। ठीक है, सीरीज़ में होने का कारण क्या है, क्योंकि जैसे ही आपके यहाँ करंट की सप्लाई ज़्यादा हुई
ठीक है ना। यदि अप्लायंस में करंट ज़्यादा सप्लाई हुई तो ये फ्यूज़ जो है यहाँ पर ही ब्रेक हो जाएगा और करंट को आगे नहीं जाने देगा, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो, ये आपके फ्यूज़ वायर देख रहे हो, ये इस तरह का एक पोर्शनल केस होता है, ठीक है। आजकल तो MCBs यूज़ होती हैं, ये कटआउट्स होते हैं, पहले यूज़ होते थे। आज भी बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन इसको प्रेफर करते हैं, MCB के साथ भी लगाते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हो, ये जो फ्यूज़ वायर दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये फ्यूज़ वायर एक ऐसे मेटल का होता है कि जो कि मेल्टिंग पॉइंट जिसका कम हो। तो ये जनरली किसका होता है, आपका लीड का होता है। तो इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो यदि करंट की सप्लाई ज़्यादा, अब होता क्या है, कई बार क्या होता है कि आपने देखा है कि किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो या फिर कई बार पावर सप्लाई अचानक से बहुत ज़्यादा वोल्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज क्या होगा, बहुत ज़्यादा करंट आएगी। तो उससे क्या होगा, कभी सुना भी होगा आपने कि रात में लोग सोते रह गए और घरों में उनके अप्लायंसेस बहुत सारे गैजेट्स फूक गए, ठीक है, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो करंट की सप्लाई थी बहुत ज़्यादा आ गई। तो देखो, जब वोल्टेज हाइक पे आएगा तो करंट हाइक हो ही जाएगी, और उससे क्या होगा, हर अप्लायंस की अपनी एक कैपेसिटी है करंट लेने की और वोल्टेज लेने की। तो वो गैजेट्स और अप्लायंस जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जनरली हर घर में क्या होता है, फ्यूज़ वायर फ्यूज़ कनेक्ट होते हैं। ये फ्यूज़ के अंदर क्या होता है, एक फ्यूज़ वायर होता है। तो यदि करंट ज़्यादा आई, या जैसे कहते हैं वोल्टेज हाई आ गया, तो ये यहीं पर ब्रेक हो जाएगा और करंट की सप्लाई को आगे नहीं आने देगा। जैसे सपोज़ यदि मैं कहूँ यहाँ पर ये आपका वायर आ रहा है मेन से, तो यहाँ पर आपका ये फ्यूज़ वायर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ये कटआउट लग जाएगा, फ्यूज़ लग जाएगा यहाँ पर आपका, और फिर यहाँ से आपकी करंट आपकी घर में आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आपका बाहर ही यदि जैसे ही वोल्टेज हाई हुआ, तो यहीं पर आपका फ्यूज़ जो है वो ब्रेक हो गया, ठीक है ना। ब्रेक कब हो जाता है, ब्रेक्स ऑन इफ़ वोल्टेज हाइक होता है तो, ठीक है। तो ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होगा तो यहाँ पर करंट नहीं जाएगी, आपके गैजेट सेफ रहेंगे। तो अब ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, जो कि है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर भी उसी तरह से होता है जैसे कि हमने पावर पढ़ रखा है कि रेट ऑफ वर्क डन क्या है, दैट इज़ पावर। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं। तो जिस रेट पर एनर्जी कंज्यूम होती है किसी सर्किट में या डिसिपेट हो रही है, ठीक है, उसको हमने क्या कहा यहाँ पर, पावर का। रेट एट विच द एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑल्सो टर्म्ड एज पावर। तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला, सपोज हमने यदि पावर का लिखा हमने P इज इक्वल टू W/T, तो हमने इसको क्या देखा था, W किसके बराबर होता है आपका, W इज इक्वल टू VQ/T, और Q/T हमने देखा था I के बराबर होता है, तो P इज इक्वल टू VI। तो हमारा क्या फार्मूला जाता है, P इज इक्वल टू VI, यही आता है। अब सपोज हमें V नहीं गिवन है, हमें जो न्यूमेरिकल दिया है उसमें V की वैल्यू नहीं दी है। अब हम क्या करेंगे, हमें I एंड R ये दो वैल्यूज़ गिवन है किसी भी न्यूमेरिकल में, बट V इज़ नॉट गिवन। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर V की जगह पर ओम्स लॉ के हिसाब से V की वैल्यू होती है IR, यही होता है एज पर द ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V की वैल्यू टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू होता है आपका IR। तो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, V इज इक्वल टू IR आ गया ये, और ये I आ गया, ये P की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, P इज इक्वल टू I²R। तो एक तो वैल्यू आ जाती है आपकी P इज इक्वल टू I²R। सेकेंड, यदि हमें I दिया है, V एंड R गिवन है, सॉरी V एंड R गिवन क्वांटिटीज हैं, एंड I इज नॉट गिवन, तब हम क्या करेंगे, V दिया है और R दिया है, तो हम यहाँ पर अगेन ओम्स लॉ के हिसाब से I की वैल्यू चेंज कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारा होता है P इज इक्वल टू VI, तो हमने I की जगह पर क्या रखा, I होता है आपका
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी वी अपॉन आर, तो ये क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन आर। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया आपका वी स्क्वायर अपॉन आर। अब SI यूनिट ऑफ पावर देख लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि आपको SI यूनिट पावर की पता होना चाहिए, दैट इज़ वॉट। ठीक है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर, दैट इज़ वॉट। तो हमें पता है P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो यानी कि 1 वाट, अब पावर की यूनिट क्या होगी आपकी वाट हो गई, और जो V वोल्टेज की यूनिट होती है आपकी 1 वोल्ट होती है सपोज, एंड करंट हो गई आपकी 1 एम्पियर। तो आप कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो, 1 वाट इज़ द पावर, ठीक है ना, 1 watt is the power consumed by a device that carries 1 ampere current when operated at a potential difference of 1 volt। तो इस तरह से डेफिनेशन आप फार्मूले से निकाल सकते हो कि जब किसी भी सर्किट में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना, विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो उसकी जो पावर होगी दैट विल बी 1 वाट। सिंपल। अब वाट क्या होता है आपका, और वाट जो होती है वो आपकी स्मॉल यूनिट होती है। तो जो 1 किलो वाट होता है आपका, वो बराबर होता है आपका 1000 वाट के, ठीक है, क्योंकि हम जो यूज़ में लेते हैं, जो प्रैक्टिकल यूज़ में लेते हैं, वो हम लेते हैं किलो वाट, ठीक है, दिस इज़ व्हाट किलो वाट। इसको हम लिखते हैं किलो वाट, जैसे आपका किलोमीटर होता है, किलोग्राम होता है, उसी तरह से किलो वाट होता है। तो जो बिगर यूनिट है दैट इज़ किलो वाट, तो हम यूज़ करते हैं यूनिट के लिए किलोवाट, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यदि हम बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सपोज E इज इक्वल टू क्या होगा आपका P इंटू टी, क्योंकि कोई भी एनर्जी जो है वो क्या है पावर इंटू टाइम, ठीक है, कि किस रेट से कितनी देर तक कोई भी वर्क हुआ है, ठीक है ना, तो वो हो गया आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है E, यदि हम देखें, ये होता है आपका पावर इनटू टाइम। तो जो एनर्जी की जो आपकी यूनिट होगी, SI यूनिट होगी, वो क्या होगा, पावर हो गया आपका वॉट और टाइम हो गया आपका आर। तो जो एनर्जी की यूनिट हो गई वो क्या हो गया आपकी वॉट आर, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 1 वाट आर इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है ना। यदि हम इसको देखें, 1 वाट आर इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज़ यूज्ड फॉर 1 आवर, ठीक है। तो मैं यदि यहाँ पर लिखूँ बिकॉज E इज इक्वल टू P इंटू टी, तो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1 वाट आवर, क्योंकि इसकी एनर्जी की जो यूनिट है वो 1 वाट आवर है, पावर की होती है आपकी 1 वाट, और टाइम हो गया आपका 1 आवर। तो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि 1 वाट आवर is the energy which is consumed when 1 watt of power is used for 1 hour। तो ये आप डेफिनेशंस इस तरह से लर्न कर लेना। और जो कमर्शियल यूनिट जो होती है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी की, वो होती है आपकी किलोवाट आवर, ठीक है। जो कमर्शियल यूनिट होती है आप लिख सकते हो यहाँ पर, कमर्शियल यूनिट इज़ जो कमर्शियल यूनिट होती हैं, क्योंकि जो आप घरों में भी देखते हो ना, जो बिल आता है वो किस में आता है, किलोवाट आवर में आता है। तो कैसे निकाल सकते हो इसको, 1 किलोवाट आवर ये बराबर हो जाएगा आपके 1 किलोवाट में कितने होते हैं आपके 1000 वाट होते हैं, ठीक है। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकेंड, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया आपका, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया आपका 3.6 मल्टीप्लाई, कितने जीरो हैं गिन लो आप, 1 2 3 4 5, और एक हमने यहाँ पर डेसिमल लिया तो 6 हो गया यहाँ पर, ठीक। इतने वाट सेकेंड हो गया है। तो ये बराबर हो गया आपका किसके, 1 किलोवाट आवर के। और इसको हम कह सकते हैं आपका, इसकी वैल्यू हम कह सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, क्योंकि जूल जो है वो इसकी यूनिट होती है आपकी एनर्जी की। तो इस तरह से करके आप फार्मूला, इनकी वैल्यूज़ ये सब याद करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको इस चैप्टर में,
अदरवाइज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो बहुत इजी है। फिर से वही चीज़ कहना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, प्रैक्टिस से क्लियर होगा वो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पर आप सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हो। देखो करंट आई जो है वो किसके इक्वल थे, आपकी Q अपॉन T, ये हमने पढ़ा है। सेकेंड हमने पढ़ा है कि वोल्टेज V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने पढ़ा V इज इक्वल टू IR। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस टॉपिक। रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा, यदि हम देखें तो R हमने पढ़ा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, यदि रेजिस्टेंस सीरीज में है तो हमने पढ़ा था R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कितने भी हो सकते हैं। फिर हमने रेजिस्टेंस पैरेलल में पढ़ा RP 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन एंड सो ऑन कर सो यहाँ पर, ठीक है ना, कितने भी हो सकते हैं। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा, आपका पावर पढ़ा। यहाँ पर हमने पढ़ा आपका पावर P इज इक्वल टू हमने पढ़ा VI। फिर हमने पढ़ा H इज इक्वल टू VIT। देन हमने पढ़ा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, राइट। एंड देन हमने पढ़ा P इज इक्वल टू, सपोज VI तो होता है ये, तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर I स्क्वायर R भी हम इसको लिख सकते हैं, और प्लस हम इसको P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R लिख सकते हैं, राइट। और एक आप कर सकते हो यहाँ पर एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू T। तो ये सारे आपने फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है। SI यूनिट सबकी लर्न करना है, ऑल फार्मूला एंड SI यूनिट भी याद करना है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद है आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप बुक से भी पढ़ना, और जो भी आपको वीडियो देखना है सारे आपके लिंक पड़े हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अब डालने लगी हूँ, तो प्लेलिस्ट का लिंक आप देख सकते हो। उसमें इजीली आपको सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।